स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अपना लेक्चर नंबर 6, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें हमने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया था, आज पढ़ेंगे हम रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो देखिए, रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे हम। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन क्या है? देखिए, बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स पाथ, यानी लाइट का अपने रास्ते से हट जाना, इसे हम क्या कहते हैं? बेंडिंग ऑफ लाइट कहते हैं। अब ये बेंडिंग जो होती है वो किस तरह से होती है? दो तरह से होती है बेंडिंग। जब लाइट रे रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, और जब लाइट रे डेंसर से रेरर में जाती है। तो यहाँ क्या क्या होता है, बस इसको आपको समझना है। ये ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और इन क्वेश्चंस को करने के बाद आप सारे ऑब्जेक्टिव को कर सकते हैं आसानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहली फिगर है आपके पास, ये पहली फिगर है। इस फिगर में एयर दिया हुआ है यहाँ पर, और ये दिया हुआ है वाटर। तो लाइट रे कहाँ से आ रही है? एयर से आ रही है। ये एरो बन रहा है, ये एयर से आ रही है और कहाँ जा रही है? वाटर के अंदर जा रही है। इसको जाना था यूं सीधा, लेकिन ये सीधी ना होकर कैसा हो गया? ये मुड़ गई, अपने रास्ते से हट गई। कितने एंगल पर हटी? आर एंगल पर हटी। आई कितने एंगल पर थी? आई एंगल पर ये आई थी। ठीक है, तो इसके इस रास्ते से हटने को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। उसके बाद हम सेकंड फिगर में देखेंगे। देखिए, ये सेकंड फिगर बनी हुई है। इस सेकंड फिगर में देखिए, वाटर यहाँ दिया हुआ है और उसके बाद यहाँ दिया हुआ है एयर। ठीक है, तो यहाँ जो वाटर है एक डेंसर मीडियम है, यानी भारी मीडियम है, और एयर क्या है? एक हल्का मीडियम है, यानी इसको हम रेरर मीडियम कहते हैं। रेरर और डेंसर मीडियम क्या होते हैं, अभी हम आपको बताएंगे। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि जब लाइट रे एयर से वाटर में आ रही है, तो ये जो लाइट रे है कहाँ आ गई है? नॉर्मल के बिल्कुल करीब आ गई है। ठीक है, नॉर्मल की तरफ आ गई है। और जब हम देख रहे हैं वाटर से लाइट रे कहाँ आ रही है? एयर में आ रही है, तो ये नॉर्मल से दूर हट रही है। क्या हो रहा है? देखिए, दूर हट रही है। तो ये फिनोमेना क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि लाइट रे जब रेरर मीडियम से, यानी हल्के मीडियम से भारी मीडियम में आती है, या भारी मीडियम से हल्के मीडियम में आती है, तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। इसकी स्पीड के चेंज होने की वजह से क्या होता है कि ये लाइट अपने रास्ते से हट जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब आते हैं यहाँ, बात कर लेते हैं। ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं आपके एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो आपका अपकमिंग एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चंस आएंगे वो है। पहला पॉइंट है, व्हेन लाइट रे मूव फ्रॉम रेरर मीडियम टू डेंसर। ये कह रहे हैं लाइट रे रेरर मीडियम से और डेंसर मीडियम में जब जाएगी, तो ये क्या होगा? नॉर्मल के करीब आ जाएगी। टूवर्ड्स नॉर्मल मतलब नॉर्मल के करीब आ जाएगी। तो देखिए, फर्स्ट फिगर में आपको दिख रहा है ये लाइट रे नॉर्मल के करीब आ गई, ये एरो से हमने इसको शो किया है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें कह रहे हैं जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में आएगी, यानी भारी मीडियम से हल्के मीडियम में आएगी, तो ये मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी नॉर्मल से दूर हट जाएगी। तो देखिए, सेकंड फिगर में आपको नॉर्मल से दूर हटती हुई ये रे दिख रही है। ठीक है, तो ये दो फिगरें हो गई, इन पर दो ऑब्जेक्टिव बन गए। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस क्या होता है? ये मीटिंग पॉइंट होता है दो मीडियम का, इसी को हम क्या कहते हैं? इंटरफेस कहते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या है? फर्स्ट फिगर में देख रहे हैं, यहाँ एयर है और यहाँ वाटर है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है हमने, ये वाली लाइन, इस लाइन की बात कर रहे हैं। ये जो लाइन है ये क्या है? इंटरफेस है, यानी एयर और वाटर इंटरफेस है। जैसे मान लीजिए आप पानी के अंदर तेल को या ऑयल को डाल दें, तो आपको एक लेयर दिखेगी ऑयल की अलग, और एक दिखेगी वाटर की अलग। इसके इंटरफेस को ही हम क्या कहते हैं? एयर वाटर इंटरफेस। और वहां पर हम क्या कह रहे हैं? वाटर और ऑयल इंटरफेस कह रहे हैं, जब पानी के अंदर आपने तेल डाला था। इसी तरह से यहाँ देखिए, वाटर है और यहाँ क्या है? एयर है। तो इन दोनों के बीच में ये ब्लैक लाइन बनी हुई है, इसी को हम क्या कह रहे हैं? इंटरफेस कह रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पर रिफ्रैक्शन के कॉज क्या होते हैं। पहला कॉज होता है चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, यानी लाइट की जो स्पीड होती है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग हो जाती है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन होता है। इस पे ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू ऑप्शन ए different speed in different medium, option B same speed in different medium, ऑप्शन सी स्पीड remains सेम, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो आंसर क्या आएगा इसका? ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। ठीक है, अब आते हैं हम रेरर मीडियम क्या होता है। तो ये आप सब नोट करते चले जाएं, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको नोट ज़रूर करें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं रेयरर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया, रेयरर मीडियम ऐसा मीडियम होता है
जिसके अंदर लाइट की जो स्पीड होती है क्या होती है, ज़्यादा होती है, यानी हल्का मीडियम है तो इसमें जाहिर सी बात है स्पीड लाइट की ज़्यादा होगी। उसके बाद एयर इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं। उसके बाद आते हैं डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम क्या होता है, भारी मीडियम होता है, ठीक है। इस मीडियम के अंदर जो स्पीड होती है लाइट की वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, वो सॉरी कम होती है। इसे हम क्या कहते हैं, डेंसर मीडियम कहते हैं। तो ऐसा मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड क्या हो, कम हो, उसे हम कहेंगे डेंसर मीडियम। जैसे कि वाटर है और यहाँ ग्लास है, इसमें लाइट की जो स्पीड होगी वो कम होगी। चलिए आगे चलते हैं, हम आगे अपना टॉपिक देखते हैं। कुछ बेसिक डेफिनेशन हैं, डेफिनेशंस को देख लेते हैं और इन डेफिनेशंस के बाद हम अपना अगला टॉपिक करेंगे। चलिए देखते हैं बेसिक डेफिनेशंस क्या है हमारी। इंसिडेंट रे, जैसा कि आपको पता है इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्रैक्टेड रे क्या है और नॉर्मल रे क्या है। चलिए देखते हैं, बता देते हैं आपको यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे क्या है। तो देखिए इंसिडेंट रे, यहाँ हम फिगर एक ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये हमने फिगर को ड्रॉ किया है, ये आपको नॉर्मल हम लिख देते हैं, ये नॉर्मल है, एन मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इंसिडेंट रे के बारे में हम जब बात करेंगे, क्या है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होती है, वो रे जो ट्रैवल करती है किसी मीडियम के अंदर, यानी किसी मीडियम में जब आती है उस रे को हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये लाइट रे आ रही है, इस मीडियम में आई, मान लो इस मीडियम को हमने क्या नाम दे दिया, एयर का नाम दे दिया। हम इसको ए से डिनोट किए देते हैं, ये ए से डिनोट कर दिया, और ये मैंने ग्लास कह दिया, इसको मैंने जी से डिनोट कर दिया है। तो एयर क्या होगा आपको पता है, ये रेयर मीडियम है, और ये ग्लास जो है एक डेंसर मीडियम यानी भारी मीडियम है। तो एयर के अंदर से लाइट आ रही है, इसी लाइट रे को हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे कहेंगे। तो इसको क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। आई से डिनोट कर देता हूँ, या आई एन सी आई डी ई एन टी, सी आई डी ई एन टी, डी ई, ठीक है। आप लिख लेना इसको, बस मैं ऐसे ही रफली लिख रहा हूँ इसको। तो ये इंसिडेंट रे होती है। उसके बाद क्या होगा, ये लाइट रे अब आएगी ग्लास के अंदर। तो ये क्या होगा, हमने बताया था जब लाइट रे रेयर से डेंसर में आती है तो ये नॉर्मल के करीब हो जाएगी। तो ये लाइट रे नॉर्मल के करीब हो गई, देखिए ये नॉर्मल के करीब हो गई। कितने एंगल पर हुई है, इस एंगल को हम ड्रॉ कर देते हैं, इसको हम करें आर, क्या है ये एंगल आर, ठीक है। और ये जो एंगल था जो इंसिडेंट का था उसको हमने कहा एंगल आई, ठीक है। इसको हमने क्या कह दिया, एंगल आई कह दिया, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं एंगल आई, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा इंसिडेंट रे क्या होती है। ऐसी रे जो किसी मीडियम में आती है उसे हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। और ऐसी रे जो किसी मीडियम के बाद टकराती है या अपने रास्ते से हट जाती है, देखिए लाइट रे विच बेंड्स आफ्टर रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। देखिए रिफ्रैक्शन के बाद ये जो रे जा रही है इसी को हम क्या कह रहे हैं, रिफ्रैक्टेड रे कह रहे हैं, ठीक है। तो एक बार और बता देता हूँ, रिफ्रैक्टेड रे क्या होती है, ऐसी रे जो कि रिफ्रैक्शन के बाद बनती है उस रे को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। तो ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। क्या है ये, रिफ्रैक्टेड रे, याद रखिएगा इसको, रिफ्रैक्टेड रे। बस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको समझना है, ना आपको इतना ज़्यादा याद करना है इसको। अब आती है नॉर्मल रे, ठीक है, बस आप इसको समझ लें। रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल रे देख लेते हैं हम। यहाँ नॉर्मल रे क्या होती है, ये कह रहे हैं रे विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड नॉर्मल रे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, देखिए ये एयर है और ये आपका ग्लास है, ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये यहाँ पर इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दोनों मीडियम, ठीक है। दोनों मीडियम को इंटरसेक्ट करती है कितने एंगल पर, 90 डिग्री एंगल पर। तो ऐसी रे जो दो मीडियम के इंटरफेस पर आती है और 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। तो देखिए यहाँ क्या है, परपेंडिकुलर जो लिखा है यहाँ पर या नॉर्मल जो लिखा है एक ही बात है। ये परपेंडिकुलर लिखा है, इस परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी ये रे, किसके साथ, इंटरसेक्शन पॉइंट के साथ, ठीक है। तो ये कह रहे हैं अ रे विच इज परपेंडिकुलर टू सरफेस एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर ये राइट एंगल बनाती है, ऐसी रे को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल रे कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए आगे चलते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। तो रिफ्रैक्शन हम ग्लास के जरिए बताएंगे क्या होता है। ग्लास स्लैब मतलब एक ग्लास ले लें आप, कांच का एक शीशा, मतलब शीशा ले लेते हैं। उसमें क्या होता है, थोड़ा सा आपने रखा देखा होगा मेज पर एक शीशा रखा रहता है, थोड़ा सा थिकनेस उसकी ज़्यादा होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, ग्लास स्लैब कहते हैं।
ऐसा शीशा जिसकी थिकनेस ज़्यादा हो उसको हम ग्लास स्लैब कहेंगे। स्लैब मतलब वही छत को कहते हैं वैसे, लेकिन यहाँ हम स्लैब, देखिए ऐसा होता है, कुछ इस तरह का पीस होता है, पीस ऑफ ग्लास होता है ये, ठीक है। बना देता हूँ मैं यहाँ, ये पीस ऑफ ग्लास, ठीक। तो यहाँ इसको थोड़ा सा हम थिकनेस दिखा देते हैं, ये है आपका ग्लास स्लैब, ठीक। क्या है ये आपका ग्लास स्लैब है थोड़ा, ये कुछ इस तरह से ही होता है, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से बना देते हैं हम यहाँ पर। ये देखिए, ये इसकी थिकनेस है थोड़ी, और यहाँ ये देखिए इसकी हमने थिकनेस को बना दिया है। ये ग्लास स्लैब है, ठीक है। अब आप इसमें थोड़े से पॉइंट्स को याद रख लें। क्या है पॉइंट इसके? नंबर 1 पॉइंट है, जब हम स्टोन को रखते हैं किसी वाटर टब के सरफेस पर, मान लीजिए वाटर टब है, इसके सरफेस पर हम क्या रखेंगे, एक स्टोन रखेंगे या कॉइन रखेंगे, तो ये कॉइन हमें इस सरफेस से थोड़ा सा ऊपर नजर आएगा, ठीक है। आपको आ रहा होगा यहाँ पे घर में। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये भी किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। और ये कौन सा रिफ्रैक्शन है, ग्लास के जरिए रिफ्रैक्शन हो रहा है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में हम देखेंगे, सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, सेकंड पॉइंट है जब फिश एक्वेरियम में होती हैं। एक्वेरियम मतलब क्या होता है, जिसमें हम फिश को रखते हैं, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं एक्वेरियम। इस एक्वेरियम में जो फिश का साइज होता है थोड़ा बड़ा दिखता है, जितनी वो एक्चुअल साइज की होती हैं, यानी जो उनका रियल साइज होता है उससे भी वो बिगर दिखती हैं, यानी बड़ी दिखती हैं। ये भी किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। आगे चलते हैं, पार्शियल पेंसिल जो होती है वो पार्शियली इमर्स की जाए अगर पानी के अंदर, तो वो अपनी जगह से डिस्प्लेस दिखती है। जैसे कि अभी आपने फिगर में देखा होगा, दिखाई देता हूँ मैं इसको। देखिए ये है, उस फिगर को यहाँ ले आते हैं, तो देखिए ये है हमारी फिगर, ये है हमारी फिगर। इस फिगर में देखिए क्या है, जो पेंसिल है, ठीक है, ये पेंसिल अपनी जगह से डिस्प्लेस दिख रही है। दिखना चाहिए था इसको सीधा, लेकिन ये सीधी ना दिख के थोड़ी सी, देखिए इसको ऐसा दिखना चाहिए था सीधा, लेकिन ऐसी ना दिखकर ये थोड़ी सी टिल्ट दिख रही है, यूं करके टूटी हुई सी लग रही है हमें बीच में से। तो ये भी किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ये ग्लास के अंदर रखी हुई है, तो ये क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ठीक है। तो कांच के अंदर हो रहा है ये सारा फिनोमेना। अब इसमें थोड़ा देख लेते हैं, जब लाइट रे कहाँ से कहाँ जाती है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तब क्या होगा। बस ज़्यादा इसको करना नहीं आपको, सिर्फ ये 3 पॉइंट जो लिखवाए हैं यहाँ 1 2 3, इन 3 पॉइंट्स को ही याद करना है। देखिए 3 पॉइंट्स कौन से हैं आपके, देख लें आप एक बार और। ये 3 पॉइंट्स हैं, कौन से हैं, एक ये है, एक ये है, और एक ये पॉइंट है। इन तीनों पॉइंट्स को आपको याद रखना है। इसमें देख लेते हैं अब थोड़ा सा और, क्या है यहाँ देखिए, ये ग्लास स्लैब है, इंसिडेंट रे है, आपको दिख रहा है यहाँ इंसिडेंट रे लिख रहा है। और यहाँ क्या लिख रहा है, इंसिडेंट रे के साथ देखिए यहाँ क्या आ रहा है, इंसिडेंट रे आ रही है, कैसे मीडियम के अंदर आ रही है, एयर से आ रही है, ये एयर लिख रहा है। और कहाँ आ रही है, इस ग्लास के अंदर आ रही है, ठीक है। तो देखिए नॉर्मल से क्या हो रहा है, ये नॉर्मल के करीब आ गई। अब क्या होगा, ये ग्लास से निकलेगी और ये कहाँ आएगी, फिर से एयर में आएगी, तो देखिए नॉर्मल से दूर हट गई। तो ये क्या है, डबल रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं डबल रिफ्रैक्शन। आगे चलेंगे, आप प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। प्रिज्म क्या होता है, कुछ इस तरह का ट्रायंगल होता है, ठीक है, ट्रायंगुलर पोर्शन होता है यूँ करके। और यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन होता है कितनी बार होता है, ये सब पढ़ेंगे आप, वो पढ़ेंगे आई वाले चैप्टर में। तो चलिए आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं अपना। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, इन टर्म्स की डेफिनेशन देखेंगे, और कुछ इससे पहले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास कुछ लॉ हैं, यहाँ 2 लॉ होते हैं, जैसे कि आपने रिफ्लेक्शन में पढ़े थे, इसी तरह से आप यहाँ रिफ्रैक्शन में ही पढ़ेंगे। कितने लॉ हैं, 2 हैं। पहला लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्रैक्टेड रे, ये सब क्या होती हैं, एक ही प्लेन में लाई करती हैं। जैसे कि पहला था वैसे ही ये भी है, बस यहाँ इंटरफेस जुड़ चुका है, ठीक है। इंटरफेस पर क्या होती हैं, ये तीनों जो रे होती हैं एक पॉइंट के पास क्या होती हैं, सेमी प्लेन में होती हैं। इसे हम क्या कहते हैं, पहला लॉ कहते हैं। उसके बाद आते हैं सेकंड लॉ पर। तो पहला लॉ आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल क्या होती हैं, इंटरफेस पर किसी 2 मीडियम के क्या होती हैं, सेमी प्लेन में पाई जाती हैं, और लाइज इन द सेम प्लेन, ठीक है। अब आते हैं रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल आई
और रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल आर, यानी रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल आई और आर का जो रेशियो होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ कहते हैं, और यही आपका सेकंड लॉ है। तो ये लिखा है रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन को मैंने साइन ऑफ एंगल आर कहा था और इंसिडेंट को हमने कहा था साइन ऑफ एंगल आई। इसी के इस रेशियो को, ये जो आपका रेशियो दिया हुआ है, इसी को हम क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ कहते हैं। तो सेकंड लॉ सवाल आ सकता है इस पर ऑब्जेक्टिव में। सेकंड लॉ डिफाइन, ऑप्शन ए स्नेल्स लॉ, ऑप्शन बी कूलम्ब्स लॉ, ऑप्शन सी न्यूटन्स लॉ, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो आपका आंसर क्या आएगा, स्नेल्स लॉ। तो साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर शोज स्नेल्स लॉ। ओके, तो यहाँ देखिए लिखा है साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब यहाँ साइन आई वन ले लें, साइन आई वन अपॉन साइन आर वन, साइन आई टू अपॉन साइन आर टू, कुछ भी ले लें, ये सब क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। और ये जो कांस्टेंट लिखा हुआ है, कांस्टेंट मतलब सेम, यानी ये जो रेशियो होगा वो सेम रहेगा। अगर इसकी वैल्यू 1/2 है तो सारे जितने भी आंसर आएंगे सबकी वैल्यू 1/2 ही आएगी। तो इस एन को हम क्या कहते हैं, मेन मकसद है हमारा एन को पढ़ना। तो एन क्या होता है यहाँ पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम होता है। तो आपको इस लॉज में याद रखना है, ये दोनों ही लॉ याद रखने हैं और ये आ सकते हैं मोस्टली, ठीक है। देखिए जैसे हमने बताया अभी आपको, एन क्या होता है, कांस्टेंट होता है और इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं वो पढ़ लेते हैं। देखिए पहला फॉर्मूला है यहाँ पर, साइन आई अपॉन साइन आर एन टू अपॉन एन वन के बराबर होता है। ये एन टू क्या है, एन वन क्या है, ये एन टू क्या होता है, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यहाँ n1 क्या है, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये रेशो दिया हुआ है इसलिए हम कह सकते हैं, यहाँ लिखा है n2 अपॉन n1। अगर इसको पढ़ें हम तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी एक का दूसरे के रेस्पेक्ट में जो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं इसी को हम क्या कहते हैं, n2 n1 कहते हैं, n21 कहते हैं। इसको फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकता है। इसमें क्या आ सकता है, साइन एक क्वेश्चन बन सकता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज कॉल्ड, ऑप्शन ए स्नेल्स लॉ, ऑप्शन बी न्यूटन्स लॉ, ये भी हमने बताया था, वही फॉर्मूला है, ठीक है। अब आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये बेसिक डेफिनेशन इसको याद रखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन ये कह रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, यहाँ से याद रखना है आपको, इज द रेशियो ऑफ, यहाँ से रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट ऑफ एयर, देखिए यहाँ पर क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी लाइट की स्पीड एयर के अंदर और लाइट की स्पीड ग्लास के अंदर, इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एन जी ए, एन जी ए क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यहाँ लिखेंगे ऊपर, और ए बाद में लिखा है, इसको हम लिखेंगे यहाँ नीचे। इसको हम दूसरा फॉर्मूले के फॉर्म में ले सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यहाँ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास है तो इसको हम स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को हमने सी से डिनोट किया है, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास को हमने वी से डिनोट किया है। ये सी क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप इसको यहाँ देख लें, ठीक है। दूसरा है हमारे पास फॉर्मूला, क्या है, नंबर 2 फॉर्मूला है, इसको याद रखना है आपको। ये एयर है, ए फॉर एयर, जी फॉर यहाँ ग्लास है, यहाँ लिखा है एन ए जी। एन ए जी क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है। तो यहाँ एयर का ग्लास के रेस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं, तो जिसको निकालते हैं उसको हम यहाँ करते हैं डिनोमिनेटर में रखते हैं, और जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं उसको हम कहाँ रखते हैं, न्यूमरेटर में रखते हैं, यानी ऊपर रखते हैं। तो यहाँ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा उल्टा v अपॉन सी हो जाएगा, ठीक है। सी की वैल्यू आपको पता है, नहीं पता हो तो आप याद रखें, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इसी तरह से थर्ड फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट है, तीनों पॉइंट्स जो आपको बता रहे हैं यहाँ, एक, ये वाला 2 और ये पॉइंट 3, ये तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। और ये अभी हमने जो ऊपर पढ़ा है इसको, ये 4 फॉर्मूले आप याद, ठीक है। चलिए इसमें हम तीसरे फॉर्मूले को पढ़ लेते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये सिंपली क्या होता है, कुछ नहीं है, लाइट की स्पीड जो एयर में होती है और लाइट की स्पीड किसी मीडियम में होती है, इसके रेशियो को ही हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और 2 पॉइंट और याद रखने हैं, क्या है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का कितना होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना होता है, 1.52 होता है ग्लास का
और 1.33 होता है किसका, वाटर का। तो ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखनी है। आगे देखिए देख लेते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस, ऐसा लेंस जो क्या हो, दो स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बना हो और बाहर की तरफ उभरा हुआ हो। बल्जिंग का मतलब होता है बाहर की तरफ उभरा होना, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है उभरा हुआ मतलब इस तरह से, ठीक है। और यहाँ क्या है, इस तरह से ये हो, इसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। सिंपली इसको हम क्या कह सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कह सकते हैं, या डबल कॉन्वेक्स लेंस भी हम इसको कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, क्योंकि इस पर लाइट आकर सारी ये कन्वर्ज हो जाती हैं, इसीलिए क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, हम दूसरे लेंस के बारे में बात करेंगे। दूसरा लेंस क्या है हमारे पास, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या होता है, तो देखिए कॉनकेव लेंस क्या होता है, ये भी इसी तरह से होता है, ये दो स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बनता है और इसकी जो सरफेस होती हैं कर्व्ड इनवर्ड, यानी इसकी जो सरफेस होती हैं अंदर की तरफ होती हैं। यहाँ इसमें और इसमें क्या फर्क था, ये क्या होता है बाहर की तरफ सब सरफेस होती है उभरी हुई, और ये अंदर की तरफ होती है सरफेस, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कॉनकेव लेंस कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम आपको याद रखना है, इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, ठीक है। आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, कुछ और टर्म्स को हम डिफाइन कर लेते हैं। ये देखिए आपके कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की फिगर्स बनी हुई हैं, इनको हम चेक कर लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सबसे पहले हम बात करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहले इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं क्या होता है। अ लेंस आइदर अ कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस has two spherical surfaces. Each of these surfaces form a part of sphere. The center of these two spheres are called center of curvature, represented by C1 and C2. तो देखिए क्या होता है, जो आपका कॉनकेव हो या कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, ये दोनों क्या करते हैं, स्फेरिकल सरफेस को फॉर्म करते हैं, ठीक है। और ये जो स्फेरिकल सरफेसेस होती हैं, ये जो स्फेरिकल सरफेसेस होती हैं, इनके अपने क्या होते हैं, दो सेंटर होंगे। इन सेंटर को ही हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक स्फेरिकल सरफेस ये हो गई, एक स्फेरिकल सरफेस ये हो गई, इनका जो सेंटर है इसको हमने C1 कह दिया है यहाँ, और इसको हमने C2 कह दिया है। इन्हीं C1 और C2 को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो वही है, सर्किल का जो सेंटर है या स्फीयर का जो सेंटर है, इसी को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। उसके बाद बात करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन होती है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन होती है जो कि पास होती है इन दोनों सेंटर्स से, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस जो आपको मैंने शो किया है। उसके बाद आते हैं ऑप्टिक सेंटर क्या होता है। ऑप्टिक सेंटर क्या होता है, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ लेंस इज इट्स ऑप्टिकल सेंटर। तो ये मान लीजिए मैंने एक मिरर बना सॉरी लेंस बनाया है, कौन सा लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। यहाँ पर ये देख रहे हैं, इस पॉइंट पर जहाँ पे ये मैंने इसको कट किया है, तो ये वाला जो पॉइंट है इसको हम क्या करें, पी कह रहे हैं। पी मतलब क्या होता है, पोल, ठीक है। ऑप्टिक सेंटर कह लें या इसको हम पोल कह लें, एक ही बात होती है। इसको हम ओ से भी डिनोट कर सकते हैं और ओ से डिनोट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये ओ से भी डिनोट कर सकते हैं और पी से भी डिनोट हम कर सकते हैं। ये पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से लाइट जो होती है वो डेविएट नहीं होती, यानी अनडेविएटेड। अगर लाइट रे आएगी यहाँ, इंसिडेंट रे यहाँ आएगी, तो ये सीधी निकल जाएगी, ठीक है। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिक सेंटर कहते हैं या ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। आगे चलते हैं, अपर्चर क्या होता है। अपर्चर क्या होता है, डायमीटर होता है किसका, जो स्फेरिकल लेंस है हमारा। तो देखिए यहाँ पर हमने ये स्फेरिकल लेंस बना रखा है, अगर ये यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये क्या कहलाएगा, इसका अपर्चर कहलाएगा, ठीक है। अपर्चर कुछ भी नहीं होता, ये एक तरह का डायमीटर ही होता है। क्या होता है, ये डी होता है, यानी डायमीटर होता है। आगे चलेंगे हम, फोकस। अब फोकस को यहाँ हम दो तरह से डिफाइन करते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस के लिए और एक कॉन्केव लेंस के लिए। तो फोकस क्या होता है, यहाँ कॉन्वेक्स लेंस के लिए डिफाइन करेंगे, ऐसा पॉइंट जहाँ पर लाइट कन्वर्ज हो जाती है कॉन्वेक्स लेंस के अंदर, इसको हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। इससे इसको हम एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, कॉनकेव लेंस के बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ फोकस कैसा होता है। तो देखिए यहाँ कॉनकेव लेंस में फोकस की बात करेंगे तो ये पॉइंट ऐसा होता है जहाँ से हमें ऐसा लगता है कि जो लाइट्स हैं वो क्या हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही है। तो देखिए ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से ये पॉइंट है, मान लीजिए इसको हम एफ कह रहे हैं, ये फोकस होता है और इस फोकस से क्या होता है, लाइट डेविएट होती हुई हमें नजर आती है। किस केस में, कॉनकेव लेंस में और
कॉन्वेक्स लेंस में क्या हो रहा है, ये कन्वर्ज हो रही है। देखिए यहाँ आकर ये लाइट कन्वर्ज हो रही है, यानी एक पॉइंट पर मिल रही है, और यहाँ क्या हो रहा है, इससे डाइवर्ट हो रही है, यानी ये लाइट क्या है, इस तरह से जा रही है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्केव लेंस का फोकस कहते हैं। ठीक, आगे चलेंगे, कुछ और टर्म्स को डिफाइन करेंगे। यहाँ हम क्या करते हैं, अब आपको ड्रॉ करना है रे डायग्राम। उस रे डायग्राम के लिए ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सिर्फ आपको याद रखना है थोड़ा सा, ताकि आप जब रे डायग्राम ड्रॉ करें तो आपको कोई गलती ना हो। सबसे पहले हमारे पास रूल है, पहला रूल है ए, आफ्टर रिफ्रैक्शन अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्रैक्शन के बाद, देखिए ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स हमने दोनों यहाँ बना रखे हैं, तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में हम देख लेते हैं कि रे डायग्राम के लॉ क्या है। तो फर्स्ट है, आफ्टर रिफ्रैक्शन अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू एफ। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ ये लाइट रे आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रही है रिफ्रैक्शन के बाद। ठीक है, ये कहाँ से गुजर रही है, फोकस से गुजर रही है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या है, अ रे passes through F after refraction will emerge parallel to principal axis। तो देखिए दूसरे में क्या हो रहा है, ये जब फोकस से गुजरती है तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। यहाँ क्या था, उल्टा था। यहाँ जब वो लाइट रे आ रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से गुजरेगी, और यहाँ क्या हो रहा है, जब फोकस से गुजरेगी तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है नंबर थर्ड, यानी सी पॉइंट है हमारा। सी पॉइंट क्या कहता है, सी पॉइंट कहता है अगर कोई लाइट रे किससे गुजरती है, ऑप्टिक सेंटर से गुजरती है, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये सीधी चली जाएगी, स्ट्रेट चली जाएगी। सेम यहाँ जो कॉनकेव लेंस में है वही कॉन्वेक्स लेंस में भी है, दोनों जगह सेम है। तो ये कॉनकेव लेंस का बताया हमने, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस का बताया, और यहाँ पर हमने ये कॉनकेव लेंस का भी दिखा रखा है डायग्राम में, सेम है, कुछ इसमें ज़्यादा खास है नहीं। ठीक है, अब इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आता है उसकी तरफ हम चलते हैं। वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, देखिए। तो देखिए यहाँ पर आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, यहाँ आपके रे डायग्राम्स, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इतने इम्पोर्टेंट है कि ये आपका एग्जाम के पर्पज से या एग्जाम में आने के लिए बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा, यानी ये एग्जाम में आ ही सकता है, ये कह सकते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हो, इन्फिनिटी पर रखी हो, इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर बनेगी। देखिए फोकस पर बन रही है, तो पोजीशन ऑफ इमेज की बात कर रहे हैं, कहाँ बन रही है, फोकस पर बन रही है। यहाँ F1 और F2 लेते हैं, एक लेफ्ट साइड पर लेते हैं F1 और राइट साइड पर लेते हैं F2 डैश। ठीक है, तो डैश से डिनोट कर सकते हैं या F1 F2 लिख सकते हैं इसमें। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है हमारी, फोकस पर बनेगी। उसके बाद नेचर क्या होगा इसका, रियल और इन्वर्टेड होगा। क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। साइज कैसा होगा इमेज का, हाईली डायमिनिश्ड, यानी पॉइंट साइज, यानी बहुत छोटा होगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारे पास, ऑब्जेक्ट अगर कहाँ रखी हो, बियॉन्ड 2F, और सारी ऑब्जेक्ट जो होंगी हम सब लेफ्ट साइड पर ही रखते हैं। ठीक है, और इमेज जो बनती है हमारी वो राइट हैंड पर बनती है, इसीलिए यहाँ इस केस में वी जो लेते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं, और यू हमेशा क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। ठीक है, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो। ठीक है, तो देखिए आपकी जो ऑब्जेक्ट है कहाँ रखी है, लेफ्ट साइड पे रखी है, और कहाँ रखी है, 2F के पीछे रखी है। इमेज कहाँ बनेगी, F और 2F के बीच में बनेगी। ये सेम जो हमने पढ़े थे केस किसके अंदर, रिफ्लेक्शन के अंदर, उसी का जस्ट कॉपी है, बाकी और कुछ नहीं है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, 2F के पीछे रखी है। यहाँ 2F1 कह रहा है, वहाँ क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर था, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे थी, तो इमेज कहाँ बनती थी, C और F के बीच में बनती थी। यहाँ 2F के पीछे है तो ऑब्जेक्ट 2F के पीछे है, यहाँ इमेज कहाँ बन रही है, F और 2F के बीच में बन रही है। कैसी बन रही है, ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी बन रही है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, साइज इसका क्या है, छोटा है। और बन कहाँ रही है, F और 2F के बीच में बन रही है F1 और 2F के बीच में बन रही है। और नेचर कैसा है इसका, रियल और इन्वर्टेड है। यहाँ पर भी नेचर कैसा था, रियल और इन्वर्टेड। जितने भी यहाँ कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे नेचर आएगा रियल और इन्वर्टेड। वहाँ कॉनकेव मिरर में कैसा था नेचर, रियल और इन्वर्टेड था। वहाँ कॉनकेव मिरर में रियल और इन्वर्टेड था, और यहाँ कॉन्वेक्स मिरर में, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस में रियल और इन्वर्टेड है। अब आते हैं हम इसके थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट में F1 पर रखी है, इमेज कहाँ बनेगी, दूसरी तरफ 2F1 पर ही बनेगी। कैसी होगी, सेम साइज होगा ऑब्जेक्ट का और इमेज का, और नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। उसके बाद अगला फोर्थ पॉइंट पढ़ लेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, F और
F1 और 2F के बीच में रखी हुई है। इमेज कहाँ बनेगी, F1 यहाँ 2F के पीछे बन रही है और कैसी बन रही है, लार्जर बन रही है, यानी एनलार्ज का मतलब ज़्यादा बड़ी है। और नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। नेचर कैसा है इसका, रियल और इन्वर्टेड। अब आगे चलते हैं, हम फिफ्थ पॉइंट पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, ऑब्जेक्ट रखी है आपकी फोकस पर। तो आपको पता है जब फोकस पर रखी होती है इमेज ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पर बनती है। कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पर बनती है। साइज क्या होता है, हाईली एनलार्ज होता है, यानी बहुत बड़ा होता है। और नेचर कैसा होता है, रियल और इन्वर्टेड होता है। उसके बाद हम लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे। इसमें सिक्स पॉइंट है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है। ऑब्जेक्ट रखी है आपकी बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखी हुई है। तो इमेज कहाँ बन रही है, तो देखिए ये इमेज बन रही है, कहाँ बन रही है, लेफ्ट साइड पर ही बन रही है। साइज ऑफ इमेज क्या होगा, एनलार्ज होगा। नेचर कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉन्वेक्स लेंस हो गया हमारा। अब यहाँ बात करेंगे कॉनकेव लेंस की। तो देखिए पोजीशन भी हमने बता दी, इमेज की पोजीशन क्या होती है, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो पोजीशन हो गई ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। साइज हो गया इसका एनलार्ज और नेचर कैसा हो गया, वर्चुअल और रेड। अब यहाँ हम पढ़ लेते हैं कॉनकेव लेंस के बारे में बात कर लेते हैं और ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव लेंस। तो देखिए पहला है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हुई है, एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हुई है, इन्फिनिटी पर रखी हुई है। इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर बन रही है। तो इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पर बन रही है। साइज कैसा, बहुत छोटा है। और नेचर क्या है इसका, वर्चुअल और इरेक्ट है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, ऑप्टिकल सेंटर पर और फोकस के बीच में रखी हुई है। सॉरी, ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखी हुई है। इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। इमेज कहाँ बन रही है, इमेज की पोजीशन कहाँ है, F1 और O के बीच में, यानी ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगी। और क्या होगा, इसका साइज छोटा होगा, स्मॉल होगा। नेचर कैसा होगा, वर्चुअल और डायरेक्ट होगा। ठीक है, ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया इसका। आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे पावर क्या होता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए पावर को देख लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आएगा, आसानी के साथ आप पढ़ सकते हैं इसको। तो देखिए क्या पावर क्या होती है, पावर क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या है, पावर द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ अ लाइट रे अचीव बाई अ लेंस इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। ये कह रहे हैं वो लेंस की पावर जिसकी वजह से वो लाइट को कन्वर्ट कर सके या फिर लाइट को डाइवर्ट कर सके, इसको हम कहते हैं डाइवर्जन और इसको हम कहते हैं कन्वर्जन। ठीक है, तो वो लेंस की पावर जिसकी वजह से क्या करता है, वो कन्वर्ट्स करता है लाइट को या फिर डाइवर्ट्स करता है, इसी को हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ लेंस कहते हैं। ये दूसरे अल्फाजों में अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो ये रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का। इसे हम पी से डिनोट करें। ठीक है, इस तरह से हम इसको सेकंड पॉइंट में डिफाइन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इसके फॉर्मूले को देख लेते हैं। ये कह रहे हैं इफ एफ इज गिवन इन मीटर, अगर एफ मीटर में हो तो जो पावर होता है 1/f होता है। अगर एफ सेंटीमीटर में दिया हो क्वेश्चन के अंदर तो पावर जो होती है 100/f होती है। ये आपको याद रखना है। ऐसा यूनिट क्या होती है पावर की, डायोप्टर होती है, डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट और देख लेते हैं, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस। यानी कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर होती है क्या होगी, पॉजिटिव होती है। और कॉनकेव लेंस की जो पावर होती है यानी डाइवर्जिंग लेंस की जो पावर होती है वो निगेटिव होती है। तो जाहिर सी बात है इसका एफ भी निगेटिव होगा और यहाँ एफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी प्लस का होगा। इसमें पावर का हम फॉर्मूला, एक थर्ड फार्मूला देख लेते हैं। दो फार्मूले तो आपके ये हो गए, जब एफ सेंटीमीटर में हो और जब एफ मीटर में हो। और लास्ट फार्मूला है आपका पावर का, अगर हमारे पास बहुत सारे लेंस दिए हुए हैं तो उसकी नेट पावर अगर हमें निकालनी है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसमें आपको प्रेजेंट रहना है और ये आपका लास्ट लेक्चर होगा। इस लेक्चर को करने के बाद आप 7 नंबर आराम से मिल जाएंगे आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में। और कम से कम आपको 3 से 4 मार्क्स आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी परेशानी यहाँ बच्चों को ये भी आ रही है कि इन लेक्चर्स को देखना कैसे है। तो आप हमारे चैनल के
लोगो पर जाएं, वहाँ क्लिक करें, वहाँ हमारा चैनल खुल जाएगा और वहाँ प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप क्या करेंगे, फिजिक्स की प्लेलिस्ट हमने अलग बना रखी है, मैथ्स की अलग बना रखी है, तो आप वहाँ जाकर उसमें देखेंगे और तभी आपको ज़्यादा फायदा होगा। रैंडमली देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए आप सीरीज से देखें ताकि आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो। चलिए हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय, सी यू।